आयोग, ये बना आपका 1953 में। कब? आंध्र प्रदेश जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन गया उसके बाद इसको हमने बोला फजल अली कमीशन। इसका उसका सबका बदला लेकर तेरा फैजल, ठीक है, वही फैजल है, फैजल अली कमीशन। तो ये जो फैजल अली हैं, कमीशन क्यों बोलते हैं? सिंपल, जैसे कि रॉलेट एक्ट नहीं एक्चुअल में, वो है अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, क्योंकि उसको सिडनी रॉलेट ने कंपोज किया था, दैट इज वाई वी से रॉलेट एक्ट। उसी तरह स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसके चेयरमैन थे फजल अली। इसमें 3 मेंबर्स थे इसमें भी, ठीक है, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, कुंजरू नहीं कुंजरू है ये, ठीक है, कुंजरू, और ये है के एम पन्नीकर, और तीसरे होंगे हमारे फजल अली, ठीक है, ये चेयरमैन थे। इन्होंने बोला कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बना लो, लेकिन रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, यानी एक भाषा और एक राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये चला तो भैया इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेज है, हर कोई बोलने लगे कि हमारी भी ये है, हमारी वो है, हमारी ये भोजपुरी है, भोजपुरी वाले अलग बना दो, मैथिली वाले हमारी अलग लैंग्वेज बना दो, सिंधी वाले हमारा अलग राज्य बना दो, तो पूरा जो है इंडिया जो बट जाएगा। अगर भाषा के आधार पर बनाने गए तो बना लो, लेकिन ये जो वन लैंग्वेज वन स्टेट है इस थ्योरी को इसने रिजेक्ट कर दिया, और इस कमीशन के बेसिस पे एक एक्ट बनता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, फिर एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कब? 1956 1956 में। और इसके बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटीज, एज ऑफ 1 नवंबर 1956। किसी को यहाँ तक कोई डाउट होगा पूछेगा, किसी का भी कोई डाउट होगा पूछ लेगा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी के बेसिस पे बताई हैं। आज भोजपुरी पे अटके, हाँ भोजपुरी पे अटके आज। तेज प्रताप जी का तेज जो इतना तेज है वो एकदम यहाँ तक भी आ रहा है। स्टेट के टेरिटरी को कौन चेंज कर सकता है? ज़ीशान अख्तर। स्टेट के टेरिटरी को चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। उस स्टेट का नाम चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट। स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक स्टेट खुद नहीं कर सकता है। क्या चीज़ सर रिकॉर्डेड रहेगी? नहीं रहेगी रिकॉर्डेड यूट्यूब पे सर। अब हिंदी में बोलिए, तो ये तो हिंदी में बोल दिया था, ये भी हिंदी में बोल दिया था, और क्या बचा था? 40 रामलू नाम तो जेवीपी, कमीशन को कमेटी को समिति बोलेंगे, ठीक है, कमीशन को आयोग बोलेंगे, ठीक है। और ये पहला भाषाई आधार पे जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था, राज्य पुनर्गठन आयोग, वो उसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और तो आई थिंक यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। ऑल क्लियर? ओके, हाँ बिल्कुल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हम ऑल क्लियर। ओके ठीक है, चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे डिफरेंट इंडिया के स्टेट हैं वो इंडिया में आए, ठीक है। अब उसको हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारे स्टेट्स को क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे मैं एक आपको लिखने वाला हूँ टिरिक, समझ सकते हो आप इसको, टिरिक है ये कि हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स देख रहे हैं। आपको पता है क्या करता है वो? पेपर में स्टेट्स दे देगा, बोल देगा ये किस हिसाब से इनको स्टेटहुड मिला, राज्य का दर्जा मिला, उस हिसाब से इनको ऑर्डर में अरेंज तो कर तो दो जरा। हमारी एक हिंदी की मैडम थी, ऐसे बोलती थी, पढ़ तो लो जरा जरा खड़े हो, जरा सुना तो दो जरा, ठीक है। तो आम गुनाह है, ठीक है, आम क्या है? गुनाह है। और मैम, ठीक है, मैम जी जो है ऐसे कर लो, रुको जा, इसको एक साथ ही कर लो, मैम तुस्सी को, है ना, बिकॉज अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। आम गुनाह है, एक चला गया ए भगवान, आम गुनाह है मैम तुस्सी, ठीक है। गाओ और मौज लो, ठीक है, गाओ और मौज लो, ठीक है, मौज लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या है, ये आ का मतलब क्या है, म का, ग का, ये सब हम पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि कब ये बने थे, ठीक। तो आ से है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ए से है आंध्र प्रदेश, म से है महाराष्ट्र, इन शॉर्ट में एमएच लिख रहा हूँ, जी यू से है गुजरात, ठीक है, गुजरात, ना से है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ह से है हरियाणा, ठीक है, ह से क्या है? हरियाणा। है से क्या है? अब ये ह में क्या मात्रा लगी थी? नहीं लगी थी, इसमें मात्रा लगी है। और हिमाचल प्रदेश जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें मात्रा लगती है कि नहीं लगती है। और मैं से है मिजोरम नहीं होगा, ये होगा मणिपुर, ठीक है, मिजोरम बाद में आएगा, मणिपुर होगा। ये म से होगा मेघालय, ठीक है, मेघालय। और तो से होगा त्रिपुरा, तू से होगा त्रिपुरा, सी से होगा सिक्किम, ग से होगा, गाँव से होगा गोवा, ठीक है, गाँव से होगा पूरा गोवा, और से होगा अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल, और मौ से होगा मिजोरम, लो से कुछ नहीं है, कुछ मत लो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखता हूँ कि कब बने थे। ये 1956 में, 1956 में, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, ये 1960 में,
गुजरात 1960 में, दोनों 1960 में बने थे महाराष्ट्र गुजरात। नागालैंड 1963 में, 1963 में बना था। फिर हरियाणा की बात करें 1966 में बना था, 1966 में बना था। हिमाचल प्रदेश की बात करें ये भी 1966 में बना था, यानी कि जो दोनों ह हैं वो 1966 में बने थे। अब ये जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देख पा रहे हैं, अगेन रिपीट, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों ही 1972 में बने थे, 1972 में। सिक्किम अगर बात करें स्टेटहुड का, कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा 1975 में मिला था, इसको भी डीप में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गोवा की बात करें 1987 में बना था, 1987 में। और अरुणाचल की बात करें तो 1987 में ये भी बना था। और मिजोरम की बात करें तो ये भी 1987 में तीनों बने थे। अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर अभी तो आपने आंध्र प्रदेश को बताया था कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था, 1953 में क्रिएट हुआ था, 1953 में, उसके बाद फजल अली कमीशन बैठा था। बिल्कुल, तो 1956 कैसे लिख दिया? एक्चुअल में वो भाषा के आधार पर बना था। मद्रास जो अभी तमिलनाडु वाला है उसी में मर्ज था ये आंध्र प्रदेश, मद्रास स्पीकिंग एरिया में। तो मद्रास स्पीकिंग एरिया से जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसको अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन जो आसपास के जो तेलंगाना वाला जो ये वाला रीजन था, इसको फिर बाद में मर्ज किया गया, और मर्ज करके जो कंप्लीट स्टेटहुड का फिर दर्जा मिला वो 1956 में मिला। तो इसलिए 1956 आपको याद रखना है। अगर लिंग्विस्टिक बेसिस से बोलेगा, पूछेगा, तो 1953 में। ये जो यहाँ पे 1987 लिखा है ना, जैसे गोवा की अगर मैं चलो बात करूँ यहाँ पे गोवा की, तो गोवा पहले पोर्चुगीज़ के कब्जे में था। यहाँ तक कि 1961 में पोर्चुगीज़ तक था, 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन पोर्चुगीज़ आराम से कोने में दुपक के बैठे हुए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ऑपरेशन विजय के थ्रू ये जा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, बोल रहे थे हमारी टेरिटरी है। पहले इनको बोला कि भाई क्या चले गए सब लोग, तुम कहाँ से हो रहे हो? बोलते नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तो हमारा रोने लगा। फिर गए सब लोग क्या ये जाओगे नहीं? फिर उनकी मार कुटाई थोड़ी हुई ऑपरेशन विजय के थ्रू, तुरंत भाग के छोड़ के चले। गोवा ही नहीं, दमन और दीव में भी बैठे हुए थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि पोर्चुगीज वर फर्स्ट टू कम इनटू इंडिया एंड लास्ट टू गो। 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, और आखिरी में 1961 में छोड़ के गए थे गोवा और दमन और दीव को। तो जब ये छोड़ के गए, दमन और दीव भी यहाँ पे था, ठीक है, दमन एंड दीव। तो इनको पहले हमने यूटी बनाया, यानी यूनियन टेरिटरी बनाया, ठीक है, 12th अमेंडमेंट्स करके। 12th जो हमें अमेंडमेंट किया उसके थ्रू इनको पहले हमने यूटी का दर्जा दिया, देन स्टेटहुड का दर्जा दिया। कब? स्टेटहुड का दर्जा दिया 56th अमेंडमेंट करके, ये 1987 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1987 में। सिंपल, ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम थोड़ा सा स्पेशल, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो सिक्किम में हमें याद रखना है कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। फिर हमने मतलब, क्योंकि सिक्किम आपने इस लोकेशन देखी होगी, सिक्किम सिर्फ हमारा एक ही राज्य है भारत का जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। जरा कमेंट में बताइए। और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो जरा ये भी बताइए कि सिक्किम बोलो, असम के पास भूटान अपनी कौन सी सिटी को डेवलप कर रहा है, स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रहा है, बताइए जल्दी से। तो सिक्किम वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। अब यहाँ पे आपको पता है तिब्बत वाला भी रीजन है। तो तिब्बतीज जो है, ये जो चाइनीज़ हैं, धीरे धीरे टेरिटरीज को इधर उधर एक्वायर कर रहे थे। सिक्किमीज ने भी यही देखा कि यार ये लोग तो टेरिटरी जल्दी पे एक्वायर कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर लगता है हमारा ही है। उस समय यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तो इन्होंने इंडिया से बात करी, ठीक है, कि हमें इंडिया में मिलना है, ये चाइना में तो बिल्कुल शामिल नहीं होना। तो हमने या फिर मतलब एक तरह से पूरी तरह से राजी नहीं थे कि हमें पूरी तरह से स्टेट अभी बना दो। तो इनको पहले एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, ये देखने के लिए कि भाई अगर आप इंडिया में शामिल होगे तो फिर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा पहले दिया गया, ठीक है। और ये कब? 1974 में, ठीक है, 35th अमेंडमेंट किया गया 1974 में। और एसोसिएट स्टेटहुड यानी कि सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। देन उसके बाद जो है इनको अच्छा लगा, और फिर उन्होंने अगले साल 36th अमेंडमेंट 1975 से इनको कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया, पूर्ण राज्य जो है इनको घोषित कर दिया, ठीक है, कंप्लीट स्टेटहुड हमने इनको दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने पूछा था कौन सी भूटान सिटी डेवलप कर रहा है, तो इट इज़ गेलफू सिटी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है चीज़ें कि किस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले सहयोगी राज्य बनाया गया 1974 में 35th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट से 1975 में पूर्ण राज्य कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। अब हम देखेंगे क्या अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 371। फोटो लगाना भूल गए यहाँ पे, चलो कोई नहीं, क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट तो नहीं है? मोय मोय हो गया सर, क्या हो गया मोय मोय? गेलफू बिल्कुल सही है। हाँ, 1974 में ट्रायल चल रहा था। क्या भाई मोय मोय क्या लिखे जा रहा है? मोय मोय क्लियर है यहाँ तक? सिटीजनशिप थोड़ा छोटा सा टॉपिक एकदम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। ईयर्स याद कर लो बीच बीच में, 2-3 सब मत याद करो, तो बीच बीच में कुछ याद कर लो, तो उससे होगा कि ये होगा कि मतलब आप जो है रिलेट कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। सर आपने हरियाणा का फॉर्मेशन क्या लिखा है? मैंने 1966 ही लिखा होगा ना, तो 1966 ही तो लिखा है, क्या और कुछ है क्या? 1966 में ही तो बना था। अगर एग्जैक्ट डेट बात करें तो 1 नवंबर 1966 फॉर्मेशन बनाता है हमारा हरियाणा। कोई है यहाँ से हरियाणा से? बताइए भाई इनको। सर महाराष्ट्र क्या समझा नहीं मैं भाई, हरियाणा 1966 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और यहाँ पे मैं एक आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा। आपने आर्टिकल 370 तो ज़रूर सुना होगा आप में से सभी ने, ठीक है।
आर्टिकल 370 कितने लोगों ने नहीं सुना ये बताओ, ठीक है, सुना तो सबने होगा। अनुच्छेद 370 क्या करता था? अनुच्छेद 370 की अगर हम बात करें, ये स्पेशल पावर देता था, स्पेशल पावर टू जम्मू एंड कश्मीर देता था, ठीक है, स्पेशल, जिसको कि रिपील किया जा चुका है, पावर टू JNK देता था। इसी तरह हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 है, छोटा सा है, अलग से तो चैप्टर इसके लिए क्लास लगाएंगे नहीं, तो अभी देख लो यहाँ पे बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। आर्टिकल 371 में स्पेशल पावर्स दी हुई है, किसको? राज्यों को। तो इसमें पता है क्या, इसमें आर्टिकल 371, देन आर्टिकल 371 A B C D E F, ठीक है, G H I J ऐसे करके है, ठीक है। तो इसको पता है हम याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे, एक लड़की, उससे मैंने उसका नाम पूछा कि नाम बताओ, तो उसने बोला आसमा मेरा नाम है और मैं GK पढ़ती हूँ परमार से ठीक है, तो ये है, तो जो N है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 371 को अभी छोड़ देंगे, हम आर्टिकल 371 A से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी ट्रिक से आपको सारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले N से यहाँ पे नागालैंड है, यानी कि इसमें नागालैंड को लेकर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कि नागालैंड के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं यहाँ पे। ए से अगर हम बात करें, A से असम है यहाँ पे, बस स्टेट का नाम पता होना चाहिए कि किस उसमें क्या है, ठीक है, असम है यहाँ पे। M से यहाँ पे है आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर है। और A से है आंध्र प्रदेश, और अगले वाले A से भी आंध्र प्रदेश है, बट वहाँ की यूनिवर्सिटी है आंध्रा की यूनिवर्सिटी, जिसको हम वार्सिटी भी बोलते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और S से यहाँ पे है सिक्किम, ठीक है। एंड M से क्या है? M से यहाँ पे, S से सिक्किम हो गया, M से होगा यहाँ पे मिजोरम, ठीक है, बिकॉज मणिपुर ऊपर है, यहाँ पे होगा मिजोरम। फिर होगा यहाँ पे असम ऊपर हो गया तो अरुणाचल होगा अभी, ठीक है, अरुणाचल। G से गोवा, एंड K से कर्नाटक, ठीक है, K से कर्नाटक। नाम आसमा GK, ठीक है। तो अब ये है क्या? ये है आर्टिकल नंबर 371 A, ये क्या है 371 B, ये क्या है 371 C, ये क्या है 371 D, ये क्या है 371 E, ये क्या है 371 F, ये क्या है 371 G। बस ABCD चल रही है और कुछ नहीं यहाँ पे, GH I J, खत्म, ठीक। और 371 में क्या है? 371 में है स्पेशल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का 371 में है, 370 में से समझ लो जम्मू एंड कश्मीर, 371 में महाराष्ट्र गुजरात, और 371 ABCD हमने देख लिया। याद कैसे रखोगे कि माता जी के पैर छुए हमने और उसके बाद ABCD पढ़ी, माता जी के पैर छू के फिर हमने ABCD पढ़ी, और कैसे पढ़ी? नाम आसमा GK, खत्म, सिंपल सा था, लप्पू सा था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सिटीजनशिप की तरफ, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसको नाटक करने लगी आसमा कर, परमार तो लिखा ही नहीं, परमार से कुछ नहीं है ट्रिक। स्टैटिक भी होगी, हाँ सब कुछ होगा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है, जो भी आपका आता है। चलिए सिटीजनशिप पढ़ते हैं, नागरिकता। अभी हम दूसरे चैप्टर में आ गए, पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया, पहले चैप्टर के कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लिया, उसकी पॉलिटी भी देख ली उसके अराउंड। अब ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 2, ठीक है। भाग नंबर 2 में है, और अनुच्छेद, यानी कि अगर हम बात करें इसमें कितने टॉपिक्स हैं, तो अनुच्छेद ये 4 तक खत्म हो गया था, 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में था, अब 5 से लेकर 11 तक इसमें है। तो 4 में इतना टाइम लग गया, तो 6 में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अरे देखना अभी तुमको 5 मिनट खत्म करवाएंगे इसको, ठीक है। सिटीजनशिप की अगर बात करें तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। और कल ये हमने देखा था कि सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली, चलो नहीं भी अगर आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने ली UK से, ब्रिटेन से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम भारतीय जो हैं, हमारे पास एक ही नागरिकता, 2 नहीं है, यानी हम सब भारत के नागरिक हैं। हमारे पास, जैसे अगर मैं यूपी का निवासी हूँ, नागरिक नहीं हूँ, नागरिक तो मैं भारत का हूँ, आप बिहार के निवासी होंगे, नागरिक नहीं होंगे, आप राजस्थान के निवासी होंगे, नागरिक नहीं होंगे। लेकिन USA में अलग है, USA में लोग USA की सिटीजनशिप भी होल्ड करते हैं, और उस स्टेट में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ की सिटीजनशिप भी उनके पास रहती है। ये होता है डुअल सिटीजनशिप। तो USA में क्या चलती है? दोहरी नागरिकता, यानी कि डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल। कहाँ से लिया? UK से, ठीक है, क्लियर है कि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि मैं भारत का भी नागरिक हूँ और मैं कनाडा का भी नागरिक हूँ, या फिर मैं भारत का नागरिक भी और USA का भी ना। ये तो कोई भी स्टेट परमिट नहीं करता है, कोई भी कंट्री परमिट नहीं करता है कि आप हमारे यहाँ के भी सिटीजनशिप हो और किसी और कंट्री के भी हो ना। वो डुअल सिटीजनशिप का मतलब नहीं होता। डुअल का मतलब होता है आप कंट्री के भी सिटीजन हो और स्टेट के भी हो। हमारे यहाँ पे ये 2 नहीं होता है, ठीक है। अब सिटीजनशिप में अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो हो सकता है कि मतलब 90% चांस है कि बस इसी स्लाइड से जो अभी मैंने बताया इसी से ही क्वेश्चन आएगा सिटीजनशिप चैप्टर में अगर बात करूँ। और जो 10% जो चांसेस हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप। तो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, चुटकियों में खत्म करते हैं इनको तुरंत। क्यों ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इनमें से जो ज़्यादातर आर्टिकल हैं वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, एनफोर्स हुआ था, कमेंट बताओ कब हुआ था? तो उसके पहले, क्योंकि लोग इधर उधर जा रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन हुआ था तो क्या था, बहुत सारे तरह के लोग थे। जैसे इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए, बहुत ही कम लोग थे। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में, कुछ लोग वहाँ से गए, यहाँ तो गए तो, लेकिन देखा यहाँ तो गधे रहते हैं
तो वापस भी आ गए, तो काफ़ी इधर उधर चल रहा था। तो इसको लेके जल्दी से आर्टिकल बनाए गए। वो आर्टिकल अब इंपॉर्टेंट नहीं, अब का मतलब है अब वो हो चुका ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 26 नवंबर 1956, सॉरी 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था। तो उसके पहले भाई क्या कैसे था उसको लेके ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद को लेके एक एक्ट बना था, पार्लियामेंट ने एक कानून लाया था, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको आर्टिकल 5, 6 और इनको थोड़ा सा सॉरी तो इनको लेके थोड़ा सा हमें बस देख लेना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना। ठीक है, आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर किसी को भारत का नागरिक बनना है तो ही शुड हैव अ डोमिसाइल। अभी मैं हिंदी में भी सारी चीज़ें बता दूंगा। शुड हैव अ डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, भारत में वो जन्मा हुआ होना चाहिए, ये सब मतलब ये तो होना चाहिए। उसके अलावा या तो ये हो बॉर्न इन इंडिया हो, या फिर ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजन, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजन, यानी कि पेरेंट्स एंड माता पिता में कोई इंडियन ओरिजन का हो। इंडियन ओरिजन, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 26 जनवरी 1950 से पहले को लेकर थी कि भाई कौन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा, कौन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजन, यानी कि मूलतः भारत से बिलोंग करते हो, या फिर हु इज़ एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हु इज़ अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब संविधान हमारा लागू हो गया तो अगर आप लगातार उसके 5 साल तक बाद यहाँ रहते हो तो भी आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 6 की अगर बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है दोस्त, मतलब उन लोगों के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पढ़ने जाओगे तो भेजा फट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जितने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर आएगा तो। पहली बात तो चांसेस ही बहुत कम होते हैं इनसे आने के। तो दोज हु माइग्रेटेड, तो जब भी आप रिवीजन करेंगे ध्यान रखना, जब भी आप फाइनल में जब पेपर देने आप जाएंगे किसी भी चीज़ का रिवीजन करेंगे तो बस इसी चीज़ का रिवीजन करना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा बस थोड़ा सा अगर देखना तो देख लेना, बहुत ज़्यादा इसको डीप में रटने की जरूरत नहीं है। दोज हु, ये सिर्फ एसएससी एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि वो लोग जो माइग्रेट किए हैं इंडिया में पाकिस्तान से, पाकिस्तान वो में रह रहे थे, जब उनको लगा पार्टीशन हो गया तो चलो भैया यहाँ तो कदे रहते हैं, भागते हैं वहाँ इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ। आर्टिकल 7 की अगर बात करें तो ये बोलता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब समझ लो। ठीक है, मतलब रिटर्न टू इंडिया से समझ लो। रिटर्न टू इंडिया से ऐसे मतलब है कि जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे, फिर जब उनको पता चला यहाँ गधे रहते हैं तो फिर भारत में आ गए, तो उनको लेके यहाँ पे उसमें दिए हुए 7 में। 8 में अगर बात करें तो ये लिखा हुआ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजन, इंडियन ओरिजन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि उसको लेके दिए हुए हैं जो आउटसाइड इंडिया भारतीय मूल का है लेकिन अभी मौजूदा समय में वो भारत से बाहर रह रहा है, उसको लेके यहाँ पे दिए हुए हैं। हिंदी में भी बता देते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें शुड हैव डोमिसाइल, इसका मतलब क्या होगा कि वो भारत में जन्मा हो, ये मतलब भारत में जन्मा है तो बॉर्न इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डोमिसाइल मतलब एक तरह से वहाँ का निवासी हो। ठीक है, उसमें से उसके कोई भी एक माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हुआ होना चाहिए, या फिर संविधान के लागू होने से कम 5 साल बाद जो है वो भारत में निवास कर रहा हो। 6 दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता है। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता दी हुई है आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक है, 8 में क्या है, 8 में यह है कि भाई वो व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन संविधान लागू होने के समय वो भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था, कहीं बाहर था वो जब ये लागू हुआ हमारा संविधान। 9 में क्या है, 9 में है पर्सन वॉलेंटरली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, अपनी इच्छा से वो किसी दूसरे देश की उसने नागरिकता अपना ली तो वो इंडियन सिटीजनशिप अपनी लूज कर देगा। फॉरेन कंट्री नॉट टू बी डेल्ट एज इंडियन सिटीजन, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा, उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। 10th बोलता है कॉन्टिन्यूएंस, यानी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि वो किसी की जो नागरिकता है वो कॉन्टिन्यू रहेगी, वो उसको या फिर हम बोल सकते हैं उसकी सिटीजनशिप लॉस नहीं होगी। तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। ठीक है, ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तुम बस इतना कीवर्ड भी याद कर लो, अनुच्छेद 10 कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑफ सिटीजनशिप कीवर्ड ही बस याद कर लो, 9 से ऐसे कीवर्ड याद कर लो, सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री बस। 11 में अगर बात करें जो कि लास्ट आर्टिकल है, दैट इज कि सिटीजनशिप को लेके लॉ बनाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है, फिर कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि अगर यूपी चाहे एमपी चाहे इनके जो स्टेट लेजिस्लेचर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हम साफ साफ देखें ना तो पार्ट 1 में ना तो पार्ट 2 में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं, यहाँ तक कि पार्ट 3 में भी कोई रोल नहीं रहेगा, पार्ट 4 में भी नहीं रहेगा, पार्ट 5 में भी नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो पार्ट 11 में अगर हम बात करें तो इट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो देश के सिर्फ संसद के पास है। अनुच्छेद 11 में बात खत्म। अब ये एक एक्ट आया, उसने ये बोला कि आफ्टर, बस 5 मिनट और बचा। ठीक है, आफ्टर यानी कि
26 जनवरी 1950 के बाद की अगर हम बात करें तो उसको लेकर, और यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। एक बार ब्लिंक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, पॉज लिया था। तो अब आते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने कि अभी 26 जनवरी 1950 के बाद कैसा क्या रहेगा वो देखो। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि कोई अपनी नागरिकता को एक्वायर कैसे कर सकता है और अपनी नागरिकता को खो कैसे सकता है, अपनी सिटीजनशिप को लूज कैसे कर सकता है। तो एक्वायर की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटीजनशिप को एक्वायर किन किन मेथड से किया जा सकता है। तो एक्वायर करने के तरीके होते हैं, पहला बाई बर्थ, यानी अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। दूसरा बाई डिसेंसी, बाई डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब बोल सकते हैं वंशक्रम से, यानी कि आपके मतलब आपका जन्म तो भारत से बाहर हुआ है लेकिन आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, मतलब कि आपके जो माँ बाप हैं वो भारत के नागरिक हैं, तो उसको बाई डिसेंसी बोल देंगे। तीसरा तरीका होता है बाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन। और चौथा लिखता हूँ फिर मतलब बताता हूँ दोनों का मतलब क्या है। चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीकरण इसको बोलते हैं, बाई नेचुरलाइजेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन अभी किसी और देश में रह रहे हैं, कि वहीं वहाँ के सिटीजन हैं आपके इंडियन ओरिजिन, यानी कि मूलतः आप भारत से ही है। तो इस केस में आपको भारत आना होगा और 7 साल के लिए भारत रहना होगा। भारत आना होगा, 7 साल के लिए भारत रहना होगा, आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप। नेचुरलाइजेशन से लेने का मतलब ये है कि ना तो आपके जो मूल हैं वो भारत के, ना तो आप ओरिजिन इंडिया का रखते हैं, ना ही अभी इंडिया के सिटीजन हैं, यानी प्योरली आप अंग्रेज हैं, मतलब अंग्रेज से मेरा मतलब है प्योरली आप विदेशी हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सिटीजनशिप लेनी है तो आपको 12 साल रहना होगा एंड शुड नो एनी वन इंडियन लैंग्वेज, कोई एक भारत की भाषा जो 8th शेड्यूल में मेंशन हो वो आपको पता होनी चाहिए। खैर भोजपुरी तो नहीं है अभी। तो 12 साल, 12 साल ऐसे ही लगातार 12 साल। 15 साल, पिछले 15 साल में जो पिछला वाला साल है उसमें तो पूरे साल आप भारत में रहे हो, और ये बचे 14 साल में कितना हुआ, एक तो हो गया 1 साल, अब बचे हुए 14 साल में 11 साल आप भारत में रहे हो। तो ये होता है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, आपको मिल जाएगी। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, बस आखिरी पॉइंट है, आखिरी टॉपिक। एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सुना ना आपने, CAA बवाल हुआ था, CANRC, वो वही है, यही है। इसमें कई बार अमेंडमेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर एक्ट में। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955, ये 1955 में आया था, सबसे पहले बना था, फिर इसमें बहुत संशोधन हुए, तकरीबन 8-9 संशोधन होने के बाद ये फाइनल वाला है 2019 में हुआ था। इसमें ये बोला गया था कि सिटीजनशिप बाई जो नेचुरलाइजेशन है ना, 12 साल ये नहीं रहेगी उन लोगों के लिए जो 3 देशों से आएंगे। वो 3 देशों से वो कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग आएंगे। वो 6 कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, हिंदू और आपके सिख, पारसीज, जैन्स, क्रिश्चियंस, ठीक है, क्रिश्चियंस, और कौन बचा, हिंदू हो गए और सिख हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध बचे हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट बचे हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट। इसमें ये जो 6 कम्युनिटी के लोग जो इन 3 देशों से आएंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 6 साल ही भारत में रहना है और उनको सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी। 12 साल नहीं, 6 साल। विरोध क्यों हुआ था इतना, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। लॉजिक क्या दिया सरकार ने, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ प्रताड़ना हुई है, इसलिए इनको हम आसानी से इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। मैंने क्या बताया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 2 चीज़ें दी कि आप एक्वायर कैसे कर सकते हो भारत की नागरिकता, और लूज कैसे कर सकते हो। लूज आप ऐसे कर सकते हो, 3 तरीके होते हैं। रिनाउंसिएशन, यानी कि तुम खुद ही त्याग दो, अपने मन मर्जी से त्याग दो कि हमें नहीं रहना है भारत का सिटीजन। वैसे आर्टिकल 9 डील करता है वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, लेकिन वो पहले की बात होगी, पुरानी बात हो गई। लेकिन इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वो रिनाउंसिएशन है, यानी अपने आप नीचे से छोड़ दी। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है कि आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली और बताया भी नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा है डेप्रीवेशन, तीसरा है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित करना। ये तो हो गया कि स्वतः आपने त्याग दी, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि आपका मतलब टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। और डेप्रीवेशन का मतलब ये है कि आपको वंचित रखा गया। क्यों, या तो आपने डॉक्यूमेंट फर्जी दिए थे सिटीजनशिप लेते वक्त, या तो आप भारत देश के प्रति डिसलॉयल्टी शो कर रहे हो, वॉर चल रहा है चाइना के साथ, चाइना का कर रहे हो सपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस केस में आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। खत्म चैप्टर। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ही आपको बताया सिटीजनशिप, नहीं तो इसके लिए अलग से क्लास चलती है, ठीक है, और वो भी 1-1.5 घंटे की क्लास, ठीक है। तो वो उतना मैं यहाँ पे नहीं खींचा, तो बिकॉज जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन करेंगे खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इस स्लाइड को बिल्कुल मत भूलना चाहिए, और आगे वाला भूल जाओ, लेकिन इसको मत भूलना चाहिए। ऐसे भी पार्ट 2 और 5 to 11 सिंगल सिटीजनशिप यूके से लिया, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, ठीक है। बिल्कुल सही सुब्रत, वॉर के टाइम एनिमी को हेल्प करना। चलिए अभी आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चंस।
371 में राजस्थान क्यों नहीं है भाई? ये तो पार्लियामेंट से पूछो क्यों नहीं है, हम क्या बताएं क्यों नहीं है। नहीं दिए स्पेशल राइट। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो ये करता है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आज क्विज नहीं हुआ गुरुजी। अभी क्या हो रहा है? 2 ट्रेविस बीट द हिट। तुम क्या मतलब बहुत पीछे चलते हो क्या? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या मेंशन करता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्रिएट न्यू स्टेट या फिर डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ये मेंशन करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कि स्टेट में कौन है। स्टेट में सारे स्टेट हैं, सारी यूटीज़ हैं, ठीक है, या टेरिटरी की अगर हम बात करें, और जो फॉरेन में एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग। दैट इज डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन भी और टाइप ऑफ पॉलिटी भी है, ठीक है। अगला है हमारा विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो नए स्टेट के फॉर्मेशन, स्टैब्लिशमेंट नहीं है। अगर स्टैब्लिशमेंट पूछता तो उत्तर आर्टिकल नंबर 2 होता, लेकिन फॉर्मेशन पूछ रहा है तो आर्टिकल नंबर 3 होगा। तो इस कीवर्ड को थोड़ा सा नोट ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है किसी भी कंट्री में युद्ध। तो भाई हमने कुछ आर्टिकल 3 में ये पढ़ा है क्या कि युद्ध करवा दे रहे हैं? बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट बिल्कुल ऑल्टर हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है, स्टैब्लिश ऑटोनमस, ये तो कुछ हमने पढ़ा है कि ऑटोनमस काउंसिल ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C 2 एंड 3, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो फिर जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5, पावर टू कर्व नहीं होगा, पावर टू कार्व होगा, ठीक है। यानी कि स्टेट को किसी को निकाल लेना। पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड ऑन, यानी कि किसी राज्य को निकाल लेना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हाँ, ये मतलब कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है, देश का संसद कर सकता है। कितनी बार हम लोगों ने रिपीट किया है? द स्टेट एंड यूनियन द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाई। कौन कर सकता है? एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आएगी, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट बाई अ सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी यूनियन पार्लियामेंट बाई सेम इन द ऑर्डिनरी, बिल्कुल सही है। सिंपल मेजोरिटी से होता है और पार्लियामेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 और मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। अगला 10th नंबर, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? आयोग की बात हो रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का था। आयोग जिसको फजल अली कमीशन बोलते हैं 1953 में बना था, 1953, ऑप्शन नंबर बी। और पहला भाषा के आधार पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बेसिस पे पहला राज्य कौन बना था? इसके बेसिस पे जरा बताओ। 11th, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी बताया मैंने 1953 में कमीशन बना, 56 में एक्ट आया, जिसके बेसिस पे 14 स्टेट और 6 यूटी क्रिएट किए गए। और तुम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आंध्र प्रदेश, जिन लोगों ने उत्तर दिया गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि फजल अली कमीशन बनने से पहले ही आंध्र प्रदेश बन गया था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। पहले ही बन गया था, तो इसके बेसिस पे नहीं बना है, कमीशन बाद में बना है, आंध्र प्रदेश पहले बना है, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया गॉट स्टैब्लिश्ड इन। तो भारत में भाषाई राज्य पे स्टेट कब बना पहला? तभी हमने देखा 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट होता है भाषा के आधार पर, ठीक है। 13th, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड ऑन और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वही आप ट्रिक लगाओ, आम गुना है वाली, ठीक है। तो आम गुना है वाली आप ट्रिक लगानी और यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें 1956 हो जाएगा, नागालैंड की बात करें 1963 हो जाएगा 1963, महाराष्ट्र की बात करें 1960 और हरियाणा की 1966 1966। तो पहले तो आएगा 1, देन आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 14th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड तेलंगाना, 29वां राज्य कब बना था भारत का? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2014 में, 2014 में। ऑन व्हाट बेसिस वर स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड इन 1956, 1956 में भाषा किस आधार पे बने थे? रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑन व्हाट बेसिस स्टेट्स रीऑर्गेनाइज? तो रीऑर्गेनाइज इनको किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे, ऑप्शन नंबर सी। 19th, स्टेट्स ऑफ मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक साथ बने थे ना? कब बने थे ये एक साथ? अगर बात करें मेघालय में, वो याद करो, मैम तो सी, मैम और 2 जो है ये 1972 1972 में बनते हैं। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम सिटीजनशिप के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट कमीशन वाज फॉर्मड इन इंडिया 1948, पहला भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक जो कमीशन बना था 1948 में बना था। वो उसको किसने लीड किया था, फिर उसके चेयरमैन कौन थे आपसे पूछ रहा है, तो कौन था? एसके धर कमीशन था 1948, देन जेवीपी कमीशन बना 1948, दोनों ने मना कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देन आंध्र प्रदेश क्रिएट हो गया 1953 में, देन आपका फजल अली कमीशन बोला और उसने बोला कि ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना तो लो, लेकिन वन स्टेट और वन लैंग्वेज और वन स्टेट का जो उसने बेसिस है उसको खारिज कर दिया। सिटीजनशिप पे क्वेश्चन करते हैं, नागरिकता पे। कौन सा भाग है जिसपे नागरिकता, जिसमें दिया हुआ नागरिकता के बारे में? 6 3 2 1। तो भाई हमने पढ़ा पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी यानी संघ के राज्य क्षेत्र दिए हुए, पार्ट नंबर 2 में भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ, और कौन सा अनुच्छेद और किस कंट्री से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कमेंट में बताएंगे जल्दी से। 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1955 में, जिसमें कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, जिसको भी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो सिटीजनशिप हमने यूके से लिया, सिंगल सिटीजनशिप है, और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। देखिए यहाँ पे भी आपसे रेंज पूछ रहा है, स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रेंज पूछ रहा है आपसे। तो रेंज है आपकी अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25th, विद व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल्स 5 to 11, बार बार वही सिंपल, ठीक है। किस कंट्री में एक्सेप्ट किया है पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, यानी दोहरी नागरिकता किस उसमें है? कामता प्रसाद भारद्वाज सही है, रजनीश, कोमल, सृष्टि, अनुष्का, पंपा, अंकिता, सब चलो। तो सही आंसर क्या होगा? इंडिया में सिंगल है, कनाडा में सिंगल, ऑस्ट्रेलिया में सिंगल, यूएसए में मिंगल है। 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअल सिटीजनशिप। देखो सीजीएल 2023 से क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बताओ कि कब नागरिकता, मतलब इसका डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? दोहरी नागरिकता का मैंने आपको अभी बताया है कि दोहरी नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 2 देशों की नागरिकता है, वो तो कोई देश अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब है सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद दैट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यूएसए में है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इनकरेक्टली लिस्टेड एज अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी गलत कंडीशन है? याद करो, आर्टिकल नंबर 5
डोमिसाइल होना चाहिए बाई, सॉरी ये तो सिटीजनशिप एक्ट, उसको याद करो, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट कर लेना उसी में, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे कल को हम पीओके वाला हिस्सा भारत का पार्ट बना लेंगे, वो जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं तुरंत भारत के नागरिक हो जाएंगे। कल पाकिस्तान को हम ले लेंगे इंडिया के अंदर, सारे पाकिस्तानी भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी है। तो सिटीजनशिप अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी ले ली भारत में तो आप भारत के नागरिक नहीं हो जाएंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सिटीजनशिप भी प्रोवाइडेड इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से किस शर्त के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी? जन्म हुआ हो, ईदर ऑफ हुज पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, हु हैज बीन, आर्टिकल 5 को याद करो, ठीक है। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो 5 साल के लिए, 26 जनवरी 1950 वाली बात हो रही है, आंसर यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इधर 1 2 और 3, इधर मतलब और लगा हुआ ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस, अलग से नहीं होगी विशाल, ठीक है, अलग से नहीं होगा यूपी पुलिस के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मतलब सेम उसी के लिए वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो कॉन्टिनेंस से मैंने आपको कौन सा आर्टिकल याद करवाया था, अभी 12 तो हो नहीं सकता, इसका सिटीजनशिप से लेना ही देना नहीं है, ठीक है। और 9 में क्या था कि अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आप फॉरेन कंट्री की तो आपकी चली जाएगी इंडिया की। 10 बोलता है कॉन्टिनेंस। 11 बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप को लेकर कुछ भी एक्ट या फिर कुछ भी अमेंड करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी ईयर डज अ पर्सन इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का भारत की नागरिकता लेनी है तो कितने साल भारत में रहना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क्या? पार्लियामेंट, 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 पार्लियामेंट। और ये क्या है? ये है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वाला ही तो है, तो कितने साल रहना होगा? 7 साल। नेचुरलाइजेशन में 12 साल, और खत्म हो गया, ठीक है। धन्यवाद। अब ये रिकॉर्डिंग आपको अगर करना है, बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग परमार अकेडमी ऐप www.parmaracademy.in जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे रिटन नोट्स मिल जाएगा, कल वाली क्लास आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और अभी इसको डलवा भी देंगे। अभी देखते हैं कि अगर वो फिर से उसको ट्राई करके, ठीक है। कोई नहीं शुभम, आगे तक भी मिल जाएगा, ठीक है। शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है, वो तो होना चाहिए प्लस, या तो बॉर्न इन इंडिया हो, या ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, या फिर हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर्टिकल 5 को फिर से रिकॉल करना, देखना जाके वही सेम चीज़ है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट से पार्लियामेंट को लेना देना नहीं है, हम लोगों ने क्या तो है, क्योंकि कुछ लोग की दुकान चलती है। सभी को बाकी मिलते हैं कल, है ना, वीक की लास्ट क्लास में। थैंक यू। और कल यार स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।